टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एंटीनेटल कोर्टिकोस्टेरॉइड कवरेज। ये तो आपने सुना ही होगा कि आपके डॉक्टर आपको ये बोलते हैं कि आपके बच्चे के फेफड़े मजबूत करने के इंजेक्शन लगाए जाएंगे, उसके बाद ही आपकी डिलीवरी करवाई जाएगी। तो ये फेफड़े मजबूत करने के इंजेक्शंस कौन से होते हैं, इनको हम मेडिकल की भाषा में स्टीरॉयड कवरेज बोलते हैं। ये कौन से पेशेंट्स को दिए जाने चाहिए, कब दिए जाने चाहिए, कैसे दिए जाने चाहिए और इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले जो स्टीरॉयड्स होते हैं, इन स्टीरॉयड्स को कौन से पेशेंट्स को दिया जाना चाहिए। ये उन पेशेंट्स के लिए ज़रूरी होता है जिनमें नेक्स्ट 7 डेज़ में डिलीवरी होने के चांसेस रहते हैं। सपोज़ करो कि आपका जो बच्चा है वो पूरे टाइम का नहीं है, उससे पहले ही है और उसको नेक्स्ट 7 डेज़ में डिलीवरी हो सकती है। ऐसे में हमें ये इंजेक्शंस देना है। आपको जब भी आपका पीरियड ऑफ जेस्टेशन प्रेगनेंसी की जो अवधि होती है वह 24 वीक से लेकर 34 वीक तक है, तो आपको ये इंजेक्शंस दिया जाना चाहिए अगर आपको नेक्स्ट 7 डेज़ में डिलीवरी होने की संभावना है। यूनिवर्सली मिलेगा आपको। 34 से लेकर 37 वीक पीरियड ऑफ जेस्टेशन है आपका और आपको दर्द होना स्टार्ट हो गए हैं और आपने इससे पहले प्रीवियसली कोई भी डोज स्टीरॉयड की नहीं ली है या 14 डेज से पहले ली है, तभी आपको ये 34 से 37 वीक के बीच में स्टीरॉयड का इंजेक्शन जो होता है वो लगवाना होता है। 37 से लेकर 39 वीक पीरियड ऑफ जेस्टेशन जो होता है, इसके अंदर आपको एक ही कंडीशन है जिससे हम आपका बेबी अगर आपको सिजेरियन इलेक्टिव LSCS के द्वारा निकालना होता है, ऑपरेशन के द्वारा होता है, तो हमें स्टीरॉयड का कवरेज देना होता है। रिसेंटली ये देखा गया है कि अगर आपका प्रेगनेंसी 22 वीक से लेकर 24 वीक तक है, 22 से 24 वीक पीरियड ऑफ जेस्टेशन है, उसमें भी स्टीरॉयड कवर किया जा सकता है। वो शेयर्ड डिसीजन होता है। आपको जो पेशेंट और डॉक्टर दोनों आपस में मिलके डिसाइड करते हैं कि बेबी बच जाएगा, तभी हम इसको 22 से 24 वीक पीरियड ऑफ जेस्टेशन पर दे सकते हैं। जनरली 24 वीक बाद ही स्टीरॉयड प्रोडक्शन स्टार्ट होता है बेबी में और तभी ये सर्फेक्टेंट का जैसा काम करता है। नाउ नेक्स्ट, क्या ये जो स्टीरॉयड होती है ये सभी पेशेंट को दिया जाना चाहिए, यानी कि क्या इसको हम रेगुलर स्टीरॉयड के रूप में यूज कर सकते हैं कि सभी पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है, क्या हम दे सकते हैं? नहीं, रेगुलर हमें नॉट रिकमेंडेशन है, नहीं देना है। अगर आपको हाई रिस्क है 7 डेज़ में डिलीवरी होने की संभावना है तभी देना है। सीरियल स्टीरॉयड कवरेज क्या होता है? सीरियल स्टीरॉयड कवरेज का मतलब ये होता है कि अगर हमने एक बार दे दिया और वो जो हाई रिस्क है वो अगर हट गया है तो क्या मैं 7 डेज़ या 14 डेज़ के बाद में इसको रिपीट करूँगा? इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। आपको बार बार सीरियल देने की ज़रूरत उसको नहीं होती है अनटिल और अनलेस 7 डेज़ में डिलीवरी होने के चांसेस नहीं होते हैं। नाउ नेक्स्ट, अगर आपको अगर सीरियल देना है, अब किस पेशेंट में आपको सीरियल देना है? अगर 34 वीक जो होता है पीरियड ऑफ जेस्टेशन, उससे आपका जो लास्ट डोज लगी है, 34 वीक से कम है आपका बेबी और जो आपकी लास्ट डोज लगी है वो लास्ट डोज का 14 डेज़ के पहले लगी है और आपको वापस दर्द स्टार्ट हो गए, तो फिर रिपीट करना होता है सीरियल में। या हम ये एक और बोलते हैं कि रेस्क्यू डोज के नाम से भी बोलते हैं। रेस्क्यू डोज का मतलब ये होता है कि आपका जो लास्ट डोज है वो लास्ट डोज 7 डेज से पहले लगा है। दोनों में हल्का सा डिफरेंस है। जब कभी 34 वीक से आपको पहले लग गया है और आपका जो हाई रिस्क यानी कि डिलीवरी के दर्द जो है वो कम हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 14 डेज़ के बाद में वो लगाना है। और अगर आपका जो दर्द है वो कम हो गया और 7 डेज़ के बाद में वापस वही प्रीटर्म लेबर स्टार्ट हो गया है, तो हम रेस्क्यू डोज दे सकते हैं। व्हाट इज एक्सेलरेटेड डोज? एक्सेलरेटेड डोज का क्या मतलब होता है? ये जनरली जो इंजेक्शंस लगते हैं 12 घंटे या 24 घंटे के अंतराल पे लगते हैं। इन ड्यूरेशन को अगर हम शॉर्ट कर दें, सपोज करो कि 12 घंटे से लेके उसको 6 घंटे या 8 घंटे में ही अगर मैं देता हूँ तो उसको हम एक्सेलरेटेड डोजिंग कहते हैं। एक्सेलरेटेड डोजिंग करने का कोई एक्स्ट्रा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है। साइड इफ़ेक्ट बोल के एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है इसका। नाउ नेक्स्ट, इसके क्या एडवांटेज हो सकते हैं? तो जो इसके एडवांटेज हैं ये बहुत ही ज़्यादा बेबी को फेवरेबल करता है। पहला जो होता है ये RDS से प्रिवेंट करता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बोलते हैं। ये बेबी के फेफड़े मजबूत करता है और सांस लेने में तकलीफ़ को कम करता है। नंबर 2 जो होता है IVH
इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज जो होता है उनसे हमें प्रिवेंट करवाता है, यानी कि बच्चे के जो दिमाग होता है उसके अंदर हेमरेज यानी कि खून का थक्का जमने को रोकता है। थर्ड नंबर का जो होता है NEC, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, बेबी के जो आंतों का इन्फेक्शन होता है उससे भी ये प्रिवेंट करता है। और ओवरऑल जो डेथ रेट होती है वो डेथ रेट भी इसमें कम हो जाती है जिन प्रेगनेंसी में हम स्टीरॉयड कवरेज देते हैं। एक ऐसा कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन सा है, एक ही टाइप होता है जिसमें हमें स्टीरॉयड नहीं लगवाना होता है, और वो होता है कोरियो एमनियोनाइटिस। कोरियो एमनियोनाइटिस का मतलब ये होता है कि आपके बेबी में इन्फेक्शन, यूट्रस और एमनियोन जो होता है उसका इन्फेक्शन हो जाता है, उस वक्त हमें ये नहीं देना होता। ऐसे कौन कौन से चॉइसेस हैं हमारे पास, कौन कौन से स्टीरॉयड्स अवेलेबल है जो हम यूज कर सकते हैं स्टीरॉयड कवरेज के लिए। नंबर 1 जो हमारे पास चॉइस होती है बीटामेथासोन, या हम बेटनीसोल इसको बोलते हैं, बीटामेथासोन। और दूसरा जो हमारे पास चॉइस होती है वो होती है डेक्सामेथासोन, डेक्सोना जिसको कॉमन भाषा में बोलते हैं। जो बीटामेथासोन और डेक्सामेथासोन जो होता है इसकी टोटल 24 मिलीग्राम की डोज लगती है, इसकी भी 24 मिलीग्राम की डोज होती है। बीटामेथासोन जो होता है ये 1:1 के मिक्सचर में आता है। एक मिक्सचर होता है किसका, एसीटेट और फोस्फेट। एसीटेट और फोस्फेट का ये मिक्सचर होता है जो बेनिफिशियल होता है RDS को प्रिवेंट करने के लिए। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि जो इंडिया में अवेलेबल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो फोस्फेट ही होता है, कोई मिक्सचर नहीं अवेलेबल है। फोस्फेट अवेलेबल है ओनली, एसीटेट अवेलेबल नहीं है। और ये क्या होता है कि एक इम्पोर्टेड ड्रग होती है, इसको इम्पोर्ट करना होता है, इस वजह से थोड़ा सा ये कॉस्टली पड़ता है। कॉस्टली पड़ता है, अगर अवेलेबल भी है तो कॉस्टली पड़ेगा। डेक्सामेथासोन जो होता है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है, ये इजीली अवेलेबल होता है और ये आपको चीपर होता है, सस्ता मिल जाता है आपको। नाउ अब इनको देना कैसे होता है, अब देना ये होता है कि यार 24 मिलीग्राम भी मेरे को बेटनीसोल की देनी है और 24 मिलीग्राम ही मुझे डेक्सोना की देनी है। कैसे देनी है, जो बेटनीसोल या बीटामेथासोन होता है उसका मुझे 12 मिलीग्राम देना होता है, इंट्रामस्कुलर देना होता है। 24 आवर्स अपार्ट जो होता है वो मुझे इसको इन्फ्यूज़ करना पड़ता है। तो टोटल जो होता है ये 24 आवर्स में इसका टोटल कवरेज आ जाता है। जबकि जो डेक्सामेथासोन होता है उसको हम 6 मिलीग्राम देते हैं, 12 आवर अपार्ट देते हैं, इंट्रामस्कुलर देते हैं। और इसके जो 4 डोज लगते हैं वो टोटल 4 डोज, इसके केवल 2 डोज लगते हैं, बेटनीसोल के 2 डोज लगते हैं और इसके 4 डोज लगते हैं। 4 डोज जो होता है टोटल 4 डोज से 24 मिलीग्राम हो जाता है, लेकिन इसको जो लगाने का टाइम होता है वो 48 आवर्स आ जाता है। 48 आवर्स में तो कभी कभी हमारी डिलीवरी जल्दी हो जाती है, इस वजह से हम प्रीफर कर सकते हैं बेटनीसोल को। लेकिन बेटनीसोल अवेलेबल आपको मिक्सर में तभी लगाना है। अगर मिक्सर वाला भी अवेलेबल है और डेक्सोना दोनों ही अवेलेबल है तो आपको कौन से वाले पे जाना है, बेटर कौन सा, विच इज़ बेटर। बहुत सारी स्टडीज़ जो हुई है वो ये देखा गया है कि जो बेटनीसोल होता है और जो डेक्सोना होता है ये दोनों जो एफिकेसी होती है ना वो इक्वल एफिकेसी होती है, किसी भी प्रकार से ये एक दूसरे से सुपीरियर नहीं है। डेक्सोना कुछ कुछ चीज़ों में देखा गया है कि IVH को ज़्यादा अच्छे से प्रिवेंट करता है, जबकि बेटनीसोल जो होता है वो कुछ न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस जो होता है उनमें हमें ये ज़्यादा बेनिफिट देता है। लेकिन ऐसी कोई सुपीरियरिटी एक दूसरे के ऊपर नहीं है, ये डिसाइड आपको ही करना है कि आपको डेक्सोना देना है या बेटनीसोल देना है। और अगर इंडिया में जो अवेलेबल है डेक्सोना है उसी को कवर करेंगे, क्योंकि बेटनीसोल जो प्रिपरेशन है मिक्सर में अवेलेबल नहीं होती है। बाकी इन स्टीरॉयड से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम ट्राई करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच।